Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started series of lecture on Indian economic development, which constitutes part 1 of CBSE 12th economics. And so far, we have covered the chapter Indian economy on the eve of independence, and we have delivered 3 lectures in detail. इसमें हमने बात की इंडियन इकोनॉमी के बारे में, लेकिन उस चैप्टर को करने के बाद हमने ये महसूस किया कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क और किया जाए। और हमने क्या किया कि इस 3 चैप्टर्स में से किस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने दिए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आए हैं, क्वेश्चन बेस्ड एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाए ताकि आपको और आसान हो जाए। तो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, दिस इज़ टोटली क्वेश्चन बेस्ड। आपको एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसे बताएंगे क्या क्या लिखना चाहिए। और इनफैक्ट ये जितने भी आपके सीबीएसई के पेपर्स आए हैं, आप देखोगे ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इन डेप्थ स्टडी है, इसका एक पार्ट भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन कोई एक पॉइंट उठा के बोल सकता है, आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो इस हिसाब से आप इस चैप्टर को देखो, इस प्रेजेंटेशन को देखो, एंड आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो लेट अस बिगिन विद अवर लेक्चर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लेक्चर 4, एंड दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है। देखो, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा इस चैप्टर में है वो है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। देखो, इसमें हमने 5-6 पॉलिसीज डिस्कस की होंगी, 5-6 पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पॉइंट, लेकिन एक रीडिंग होनी चाहिए ताकि इसमें से 2, 3, 4 पॉइंट आप अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, जितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 है तो पूरा लिखो, अगर कम नंबर का है, 1 नंबर का, तो बिल्कुल ब्रीफ में। तो इस तरह के आप आंसर्स इस क्वेश्चन इसमें देखोगे। तो क्या है, कहता ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज was primarily to serve the interest of British Empire। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हम यही डिस्कस करते रहे कि ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव था टू हेल्प द ब्रिटिश रूल। और वो क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या वो फोकस था उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि वो दे वर आउट टू एक्सप्लॉयट इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज, जूट, टी, कॉटन, ये सारे को वो एक्सप्लॉयट करना, स्पाइसेस, इन सबको वो एक्सप्लॉयट करना चाहते थे इन ब्रिटिश इंटरेस्ट। देखो क्या लिखा है, द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कॉटन, जूट, टी, इंडिगो टू फ्यूल देयर ओन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हमारी ही ग्रोथ हो, फ्यूल ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको रॉ मटेरियल की तरह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में दिया जाए और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से फिनिश गुड्स हमारे पास आए। देन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ प्रोडक्ट का। आपको मैंने बताया था कि इंडिया का उस समय ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इम्पोर्ट जो था वो मेनली ब्रिटिशर्स से था। तो एक्सपोर्ट से जो पैसा आता था वो भी ब्रिटिशर्स का, और इंपोर्ट जो उनकी मशीन गुड्स वो यहाँ ला के फिनिश प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी उनके ही थे। तो सम टोटल ये था कि टोटल बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स का ही था। देखो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज गियर्ड टुवर्ड्स एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, जैसे बताया आपको, एंड इंपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कि आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट करो फिनिश प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ बेनिफिट। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट सरप्लस है तो वो भी ब्रिटिशर्स ने यूज़ करना है, और इंपोर्ट से जो पैसा मिलेगा वो भी ब्रिटिशर्स का। तो टोटल गेन जो था वो ब्रिटिशर्स का था, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का या इंडियन प्रोड्यूसर्स का कोई इसमें ज़्यादा गेन नहीं था। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि दे इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, रोड्स, इस तरह की काफ़ी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किए। लेकिन वो अगर आप ध्यान से देखो, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का मेन इंटरेस्ट था टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड टू ब्रिटेन, कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, या डेवलप करते थे कि ये ट्रेड जो है फास्ट हो सके टुवर्ड्स ब्रिटेन। देखो क्या है, द ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज रेलवेज, रोड्स,
ports primarily to facilitate transportation of goods and troops rather than to promote economic development. तो मैंने कहा कि मेन पर्पस इस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का था टू facilitate administration of India during British rule or to encourage trade to England during British rule. तो friends देखो, डेवलप इंटरेस्ट उनके अपने थे, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सिलेक्टेड एरियाज में काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया. फिजिकल पॉलिसी वो क्या था? ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियंस इंक्लूडिंग इनफेमस सॉल्ट टैक्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर देयर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. आपको पता है ये सॉल्ट टैक्स जिसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत एजिटेशन की. तो ये सारी जो थी वो टैरिफ्स लगाते थे. फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्पोज टैक्सेशन ऑन इंडियन गुड्स एंड टू गिव रिलैक्सेशन टू ब्रिटेन गुड्स. प्रोटेक्शनिज्म लिखा. टू हुम दे विश टू प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री को, ब्रिटेन की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात वो नहीं करते थे. द ब्रिटिश इम्पोज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सच एज टैरिफ्स एंड कोटास टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली वो ब्रिटेन इंडस्ट्री को करना चाहते थे. अब सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, देखो मैंने क्वेश्चन वाइज उठाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो. What was the impact of colonial policy? Deindustrialization का मतलब है, देखो आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई और ब्रिटेन की इंडस्ट्री मशीन मेड गुड्स जो इंपोर्टेड थे वो राइज कर गए. देखो क्या लिखा है, इंडिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल डिक्लाइन ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ चीप ब्रिटिश गुड्स. ये कैसे? देखो हैंडीक्राफ्ट का मेजर प्रोड्यूसर था इंडिया. हैंडीक्राफ्ट गुड्स महंगे होते हैं क्योंकि उनमें मेहनत ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब मशीन मेड गुड्स आ गए वो चीप थे बहुत, और इनसे जो आपके हैंडीक्राफ्ट है वो compete नहीं कर पाए, इसलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई. ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिके हुआ. पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज एंड इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. इसके कारण वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इंडिया में आई है. अंडर डेवलपमेंट, ये आपको बता ही रहा हूँ कि जब आप डेवलप करने की बात ही नहीं करते तो अंडर डेवलपमेंट तो आएगी. इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज स्टिफल्ड एंड द कंट्रीज रिमेन अंडर डेवलप्ड एंड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन. देखो क्या लिखा है, ओवरऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो फ्रेंड्स देखो, ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है क्वेश्चन बेस उठाया हमने ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो किस क्वेश्चन में कैसे लिखा. देखो आई नो कि आप जो आते हो सोशल स्टडीज़ वगैरह पढ़ के उसमें बहुत बोरिंग लगता है आपको, इसलिए हमने कोशिश ये कर रहे हैं हम कि इसको कितना आसान बनाया जाए कि एक ही इम्पैक्ट में, एक ही रीडिंग में आप इस सबको उठा पाओ. बहुत थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये प्रेजेंटेशन, लेकिन दैट्स गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट. देखते हैं. देन नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. आपको पढ़ाया मैंने कि एग्रीकल्चर जो है स्टैग्नेट की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. क्यों की? देखते हैं. सबसे पहले लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसमें 3 सेटलमेंट्स आई, आपको पढ़ाया था मैंने, रॉयतवारी, महलवारी एंड जमींदारी सिस्टम. दीज आर द मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. कि किस तरह से वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन में हमारा रोल कम हो जाए और एक हमारा नुमाइंदा जो है वो फार्मर्स से कलेक्ट करे रेवेन्यू, और इसीलिए वो जमींदारी सिस्टम डेवलप हुआ. और जमींदारी सिस्टम ने इंडिया की एग्रीकल्चर को जितना हार्म पहुंचाया वो शायद कहीं दे बिकम द एक्सप्लॉयटर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन फार्मर्स. और इससे देखो पहला पॉइंट ये लिखा, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. ब्रिटिश इम्पोज हैवी लैंड रेवेन्यू बर्डन ऑन इंडियन फार्मर्स विच लेड टू वाइड स्प्रेड लैंड रेवेन्यू. रॉयतवारी महलवारी तक थोड़ा सा कंफर्टेबल था, लेकिन जमींदारी सिस्टम आते ही उसको कहा कि तूने रेंट भी, हमने तो ये इतने पैसे लाने, बाकी तू देख, इतना इम्पोज करना, इतना हिस्सा हमें चाहिए. वो फिर मनमाने ढंग से इसको इम्पोज करता था. तो जिसके कारण देखो क्या लिखा है, जमींदारी सिस्टम. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम विच क्रिएटेड ए क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. व्हाट आर दी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स? कि जो खुद तो काम नहीं करते, करवाते हैं, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. Absentee landlords who were more interested in collecting rent than investing in agriculture improvement. उनका कोई ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट नहीं था,
दे वर इंटरेस्टेड इन, दे वर मेनली रेवेन्यू कलेक्टर। और ये काफ़ी देर इंडिपेंडेंस के बाद आके जमींदारी सिस्टम ख़त्म किया गया। इट्स अ बिग बेन। और इसके आफ्टर इफेक्ट अभी तक 75 76 77 साल हो गए हमें इंडिपेंडेंस के, लेकिन अभी तक इसका इम्पैक्ट चल रहा है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। देन आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, प्रिमिटिव जो टूल्स से वो यूज़ करते थे नेचुरलाइज से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी स्टैग्नेट कर रही थी। ये भी स्टैग्नेशन ही चल रहा है। क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं थी, ना के बराबर थी। जो थी वो था गांव का साहूकार। और गांव का साहूकार क्या था, वो मन माने ढंग से इंटरेस्ट इम्पोज करता था। और इट वाज अनदर सोर्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग फार्मर्स। और इसके कारण फार्मर्स जो है अपनी लैंड को लूज कर रहे थे, इसीलिए इकोनॉमी जो है स्टैग्नेट कर रही थी। क्रेडिट फैसिलिटी ना के बराबर थी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की यू वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस दोज क्रॉप्स जो कि आप एक्सपोर्ट कर सको ब्रिटिशर्स को बहुत बार पढ़ चुका है आप। टी है, जूट है, इंडिगो है, कॉटन है, ये सारे स्पाइसेस हैं, ये सारे वहाँ इंपोर्ट करना चाहते थे वो। तो एक्सपोर्ट इंडिया से करते थे और इंपोर्टेड गुड्स वहाँ से लाते थे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर हो गया, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो खत्म हो गया। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई रिसर्च नहीं की गई, कोई एग्रीकल्चर जो कहते हैं इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ नहीं इस्टेब्लिश की गई, इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर जो है इस एरा में स्टैग्नेट करती रही। देन देखो नेक्स्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। आपको बताया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कहता ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज ruined ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डू यू एग्री? Yes, we do agree that during British rule the traditional industry declined. क्यों डिक्लाइन हुई? देखो, चीप मशीन मेड गुड्स। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स थे, जबकि जो ब्रिटेन से इंपोर्ट किए जा रहे थे वो मशीन मेड गुड्स थे। मशीन मेड गुड्स थोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं, चीप होते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज ruined ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। लैक ऑफ प्रोटेक्शन, आपको बताया था मैंने कि ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी इसको प्रोटेक्शन मिलती थी कोर्ट्स की, वो प्रोटेक्शन भी खत्म हो गई। देन डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, ये आपको बता ही दिया। लैक ऑफ प्रोटेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं देती थी और रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गया। एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन, बीच में जो मिडलमैन था वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था। मिडलमैन एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन आर्टिजन्स पेइंग देम लो प्राइजेस। देन लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी, टाइम कंज्यूमिंग था और मशीन मेड गुड्स के सामने ये ठहर नहीं पा रहा था। देन कहते हैं कि व्हाट वर द मोटिव्स बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का किया एक तरह से इंडिया का, क्यों करना चाहते थे? कहता मोटिव्स थे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। दे डिडंट वांटेड इंडियन इंडस्ट्री टू थ्राइव। वो चाहते थे कि इंडियन इंडस्ट्री शुड कम डाउन। उसके लिए वो क्या करते थे, क्या कहता, देखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, उन पे इंपोर्ट फ्री ट्रेड्स था, जबकि एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगे हुए थे। तो इसलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई। ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंडियन कंपटीशन। बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया दे इंश्योर्ड दैट इंडियन इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी एबल टू compete with British industries, thereby safeguarding British economic interest. Then creation of market for British goods. वो मेन ऑब्जेक्टिव उनका यह था कि मार्केट ब्रिटिश गुड्स के लिए किया जाए, इसलिए ब्रिटिश गुड्स को सस्ता और इंडियन गुड्स को महंगा किया गया। देन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन आर्टिजन्स। आर्टिजन्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ, पॉवर्टी आई, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स की जब आपकी इंडस्ट्री ये ख़त्म होती जा रही है तो ट्रेडिशनल स्किल्स जो था वो आपका ख़त्म होता जा रहा था। तो इन टोटल व्हाट आई शुड से दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्री का बेस था इंडिया में, वो ख़त्म किया है ब्रिटिशर्स ने एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। सो दिस इज देन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पे आते हैं कि इनका ने आपको बार बार कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप किया। क्यों किया? टू प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट। देखो क्या क्या लिखा है, फैसिलिटेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दे वांटेड टू एक्सप्लॉयट इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक लेके जाना ताकि वो एक्सपोर्ट किया जा सके, इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया।
The British built infrastructure such as railways, roads and ports were there to facilitate the extraction and transportation of natural resources such as cotton, tea, ये जूट एटसेट्रा, इंडिगो. प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, कहता ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन किस चीज़ का, जिससे ब्रिटिश इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो. द ब्रिटिश डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, पर्टिकुलरली द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट में भी फायदा, इंपोर्ट में भी फायदा. कंसोलिडेट कॉलोनियल पावर, नेचुरल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो. मैं बार बार कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप किया गया ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, फौजों का मूवमेंट आसान हो पाए. देन इंटीग्रेट इंडिया इनटू ब्रिटिश इकोनॉमी, कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को ब्रिटिश की एक कॉलोनी तो था ही, कि इसकी इकोनॉमी को भी उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए. फैसिलिटेट ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, की ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं. देखो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हुए हैं. आपने करना क्या है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने उठाने हैं और अपने जिस तरह के नंबर्स हैं उस तरह से को पूरा एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपके सामने है इस प्रेजेंटेशन में, और आप इसको बड़े ध्यान से देखो. मैं कहता व्हाट वर द शॉर्टफॉल्स क्या थी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये आपको बताता आ रहा हूँ. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज, डिस्करेजमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस एंड डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश टेक्नोलॉजी. तो ये मेन क्रक्स था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कि नेग्लेक्ट करो, इंडियन इंडस्ट्री को में इन्वेस्टमेंट कम करो, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज करो, डिपेंड ऑन ब्रिटिश टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज करने के लिए दे यूज टू इम्पोज हैवी टैक्सेस, टैरिफ्स एंड रेगुलेशंस. जो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह इंडियन गुड्स की अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स होनी चाहिए, अदरवाइज देयर वर सर्टन, वो क्या कहते हैं, बीच में अड़चने थी. देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है. लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर रहे थे. लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेहद है कि वही प्राइम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी. देन नो एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी एम्फेसिस नहीं था. तो आपने फ्रेंड्स 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई 4, 3, 4, 5 एक रीडिंग मारोगे तो आपको सारा ये समझ आ जाएगा. देन व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, क्या हुआ, नेचुरल है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी. देखो फ्रेंड्स, घूम फिर के एक ही बात बार बार, कोई भी पॉइंट आए उसमें याद रखना कि मेन इंटरेस्ट वाज टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी एंड टू हार्म इंडियन इकोनॉमी, टू यूज इंडियन इकोनॉमी फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट, रादर मेरे को ऐसे कहना चाहिए. तो अंडर डेवलपमेंट था इंडियन इंडस्ट्रीज का, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी और डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक ड्रेन. देखो मैंने, अगर आप मेरे लास्ट 3 लेक्चर देखो तो उसमें दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन पूरे डिटेल में डिस्कस की गई है. ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम इकोनॉमिक ड्रेन पॉलिसी, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना. अब इकोनॉमिक ड्रेन होता क्या, ये आपको बताया था कि व्हेन इंडियन वेल्थ वाज ड्रेन टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, कैसे इकोनॉमिक ड्रेन किया उन्होंने. द ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेस and levies on Indian kingdoms, princes and people which were transferred to Britain, को टैरिफ्स करके इंडिया की ड्रेन. अब आप देखोगे एक डाटा भी आएगा कितना ड्रेन हुआ इस टाइम पे, दादा भाई नौरोजी का डाटा. लेकिन आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो पिछले वीडियोस में मेरे जाओ, दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, रादर आई सपोज लेक्चर 2 में है. आप देखो पूरी डिटेल में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन इकोनॉमिक ड्रेन, दे एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज. इकोनॉमिक ड्रेन ये हुआ था, कॉटन, जूट एंड टी, इंडिगो, दैट वाज यूज्ड फॉर देयर ओन बेनिफिट, और इसके लिए उन्होंने इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपनसेट नहीं किया. इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन सरप्लस, अब वो जो सरप्लस, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी थी, तो एक्सपोर्ट से फायदा हो रहा है. तो लेकिन इस एक्सपोर्ट का जो सरप्लस जनरेट होता था वो अपने लिए वो यूज़ करते थे, और क्या उसके लिए प्ली लेते थे, ये पॉइंट है. देखो इसको बड़े ध्यान से देखना. होम चार्जेस,
व्हाट इज दिस होम चार्जेस की जो सरप्लस जनरेट हो रहा है वो तो हमने आपके ये इंडिया को मैनेज करने के लिए खर्च करना है। दिस वाज कॉल्ड होम चार्जेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। द ब्रिटिश इम्पोज्ड होम चार्जेस ऑन इंडिया विच इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिशियल सैलरीज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कि भाई कोई शोर मचाए तो ये जो एक्सपोर्ट से पैसे जनरेट हो रहे हैं ये तो हम आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रहे हैं। इसको नाम दिया उन्होंने होम चार्जेस। देन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल, ये आप पढ़ते आ रहे हो। अनइक्वल ट्रेड प्रैक्टिसेस, टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स एंड ड्यूटी फ्री फॉर ब्रिटिशर्स। तो ये सारा, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ इसमें क्योंकि ये सारी चीज़ें इन डिटेल अपने लास्ट 3 वीडियो 3 प्रेजेंटेशंस देख लो, आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट देखो, ये आ गया। अभी आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक ड्रेन का एस्टिमेट किसने किया। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, और ये क्या पाउंड 30 to 40 मिलियन पर ईयर इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था उस टाइम का डाटा है ये दादा भाई नौरोजी का, और इसकी बुक है वो भी आप देखो। आरसी देसाई का एस्टिमेट, इसने डॉलर पाउंड, दिस इज नॉट डॉलर, पाउंड 100 to 150 मिलियन। ओवरऑल क्या कहता है, द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हैड ए प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमिक ड्रेन का क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप लोग देख लो। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम, ये भी आपके लिए देखो। अब ऑब्जेक्टिव को किस किस ने ये पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट किया। पहला था विलियम डिग्बी, इसने एस्टिमेट किया कि पर कैपिटा इनकम 20 से 25 रुपये है 1901 में। फिंडले शिराज, इसने कहा जी 65 से 70 है 2930 में। वी के आर राव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर पर कैपिटा इनकम, इसने कहा जी ये 32 रुपये 55 से 60 रुपये तक है। फिर आरसी देसाई ने कहा जी 64 से 59 रुपये तक है। ये आपको देखने में कम लग रहा, कम तो है, लेकिन दिस इज ड्यूरिंग दोस पीरियड्स, ठीक है। तो ये कुछ एस्टिमेट्स पर कैपिटा इनकम के किसने दिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाता है। देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये आपको मैंने पूरा पढ़ाया, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी इसको करते हैं। लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहता है एवरेजिंग अराउंड 0.1 to 0.2%, लेकिन आपको ये बताया ग्रोथ रेट तो कम है, लेकिन 1921 के बाद ये पीरियड जो है बदल जाता है। 1921 से पहले हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और इसके कारण ये इम्पैक्ट था कि वेरी लेस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन 1921 के बाद बर्थ रेट तो स्टेबल रही, लेकिन डेथ रेट कम हो गई ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशंस। इसके बाद जो एरा है इंडियन पॉपुलेशन में वो इंक्रीजिंग है, और राइट अप टू नाउ ये इंक्रीजिंग ही दिखा रहा है। और आपको मैंने बताया था 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, इसको आप बड़े ध्यान से याद रखना। देन हाई मोर्टेलिटी रेट 25, ये मोर्टेलिटी रेट पर 1000 25 से 30। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 200 to 300। लो लिटरेसी रेट कहता है जो लिटरेसी रेट 5 से 10% ऑफ पॉपुलेशन एबल टू रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट कहता है एनी वन पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट। देन रूरल अर्बन डिवाइड, ये बहुत ज़्यादा था रूरल एरिया में उस पीरियड में, 75 to 85 और कहीं कहीं 90% तक वो चली गई। सो दिस वाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आगे देखो, सेलिएंट फीचर ऑफ प्री इंडिविजुअल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी होता है इंडस्ट्री, ये 10% के आसपास था, और टर्शरी सर्विसेज। देखो क्या कहता है, नियरली 70 to 75% ऑफ वाज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिर्फ 10%, और सेक्टर सर्विसेज में बाकी जो रह गया। देन unequal distribution among sectors, there was an unequal distribution of workforce across primary, secondary and tertiary। देखो इसमें unequal का मतलब ये है, एक तो ज़्यादा engaged थे, majority of the population was in agriculture। इसके अलावा भी जहाँ सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो रहा था वो कुछ पॉकेट्स थी, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स, बॉम्बे ये जो कि ट्रेड सेंटर्स थे, वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो रहा था। बाकी जगह देखो इंडस्ट्री में सिर्फ 10%, 70-75 वहाँ, तो बाकी कितना रह गया 15 से 16% जो है वो टर्शरी सेक्टर में।
एक सेक्टर बहुत डैमेज कर रहा है और दूसरा कम। अब रीजनल इम्बैलेंसेस मैंने आपको भी बताया कि कुछ एरियाज डेवलप हो रहे थे जो कि उनके ट्रेड में हेल्पफुल थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर वर्कफोर्स कम हो रही थी एंड इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और मैंने आपको बताया था ये ट्रेड सेंटर बन गए, इसलिए इनमें सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा था और एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन का शिफ्ट इस तरफ हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इसमें डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर पहले से ज़्यादा होता जा रहा था। You're getting my point? Then lack of modernization, ये आप पढ़ चुके हो। Dependence on British industries, कहता है India's occupational structure was heavily influenced by British industries with India serving as a supplier of raw material, ये आप पढ़ चुके हो बहुत बार। Then main features of foreign trade policy, ये एक रह गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी से क्या हुआ, ब्रिटिश रूल्स गुड्स जो है वो फ्लो करने लगे, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेड पे। देन एक्सपोर्टर, आपको तो कहा गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऐसी थी कि आप एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, उन पे ड्यूटी फ्री और एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश। इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये आपको बताया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी आपको बताया मैंने। ये जितनी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, इट वाज स्क्यूड इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। Decline of Indian industries. The British trade policy led to declines of Indian industries such as textile, which are unable to compete with. Dependence on Britain, ये Britain limited trade with other countries, बाकी countries से trade आपका बहुत ही ज़्यादा limited हो गया। Then next is yes, क्या वो जो मेन एक्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिससे गवर्न हुई थी वो कौन कौन से थे? लेट अस सी, एक मिनट। यस, ये 4 एक्ट थे। नेविगेशन एक्ट, ये क्या था? 1651 टू 1696 रहा। दिस एक्ट रिस्ट्रिक्टेड इंडियन ट्रेड विद अदर कंट्रीज एंड फोर्स इंडिया टू ट्रेड ओनली विद इंडिया, ये था नेविगेशन एक्ट। फिर कैलिको एक्ट, ये कहता है प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल इनटू ब्रिटेन विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन एक्ट। प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इनटू ब्रिटेन, इंडियन टेक्सटाइल्स को वहाँ इंपोर्ट करने से, ब्रिटिशर्स को इंपोर्ट करने से मना कर लिया कि ब्रिटिशर्स इसको नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ? इंडियन जो इंडस्ट्री थी उसका नुकसान। द चार्टर एक्ट, द एक्ट ओपन द इंडियन ट्रेड टू ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड लेड टू इन्फ्लेक्स ऑफ चीप ब्रिटिश गुड्स, इसके कारण चीप। द टैरिफ एक्ट, द एक्ट इम्पोज टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग ब्रिटेन एंड अलाउइंग ब्रिटिश गुड्स टू एंटर इंडिया ड्यूटी फ्री। तो इन ऑल देखो, आप देख रहे हो कि हर पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आपने पढ़ी, दैट वाज स्क्यूड इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। मेन जो था वो ब्रिटिश रूल को प्रमोट करना था। अब लास्ट में इधर खड़े हुए 2-4 मैंने इकोनॉमिक डाटा बोलना है, लेकिन उससे पहले कि क्या कोई ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था इंडियन इकोनॉमी पर, तो आप मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन देखो, उसमें मैंने डिटेल में 5-7 पॉइंट्स बताए कि नो डाउट कि एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे पॉजिटिव्स थे। हेल्थ एंड एजुकेशन के तो देन ही इन्हीं की है, तो पॉजिटिव्स थे, ऐसा नहीं है कि टोटल नेगेटिव ही थे। देन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डाटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहता है इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट डिक्लाइन फ्रॉम 25%, 25% इन 1750 एंड 2% इन 1900। जस्ट इमेजिन, 25% वर्ल्ड ट्रेड का और 2% 1900 में, तो टोटल डिमोलिश कर दिया गया इंडस्ट्री को। इकोनॉमिक ड्रेन, ये आपने पढ़ा है, कहता है इकोनॉमिक ड्रेन बिटवीन 1817 टू 1900 वाज मैसिव अमाउंट। ये अभी आपको मैंने दादा भाई नौरोजी के एस्टिमेट्स दिए। जीडीपी ग्रोथ, कहता है जीडीपी ग्रू फ्रॉम pound 125.7 billion to pound 213.7 in 1940, representing a 70% increase. But this growth was largely driven by population expansion rather than per capita income growth. कि ये जो ग्रोथ हुई है जीडीपी में, पॉपुलेशन एक्सपेंशन के कारण हुई है, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा नहीं। पर कैपिटा इनकम लो थी, ये आपने पढ़ाई है। देन अब उस टाइम पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वर फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो जो नेगेटिव थे वो सारे चैलेंजेस थे, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर देखो कि भाई आप जब 1947 पे खड़े हो तो आप कहते हो कि देखें इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, agriculture stagnation, inadequate infrastructure, then dependence on foreign trade, food shortage, limited access to education and healthcare, inequality and unemployment, limited natural resources, legacy of colonialism. Friends, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाओ कि क्या चैलेंज थे, वो सारे जितने ड्रॉबैक्स थे जब 1947 आया वो आपके सामने खड़े हुए थे। सो दे वर द चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स देखो, इस प्रेजेंटेशन में आपको एक अटेम्प्ट किया गया है कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में जो एनसीईआरटी सीबीएसई पूछती रही है इसमें से आपको आगे फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं 1 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस। तो आप अपने हिसाब से देखो कि कितने नंबर का, उतना ही पोर्शन आपने लिखना है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, पर कैपिटा इनकम के एस्टीमेट, इकोनॉमिक ड्रेन और इकोनॉमिस्ट के नाम और इनकी बुक्स, ये जरा आप ध्यान से पढ़ लो, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी, और ये वीडियोस हमारी जल्द ही 1-2 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में फिर से कहूँगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू अगेन।